हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पे। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टॉपिक भिंड जिला, जिसके अंतर्गत जो है हमारा चंबल संभाग के अंतर्गत मैंने आपको मुरैना जिला बताया। तो उसी से बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा भिंड जिला, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें अगर चंबल संभाग की या चंबल संभाग के अंतर्गत जो हमारे 3 जिले आते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो आपको उत्तर की ओर देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो उत्तर की ओर आपको जो जिले देखने को मिलेंगे, ग्वालियर संभाग के जस्ट ऊपर आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे। वो तीनों ही जिले आपके चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो उसके अंतर्गत आज का हमारा जिला भिंड जिला है। अब हम बात करते हैं कि लोकेशन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तर की ओर भिंड जिला देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के मैप में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भिंड जिले के चारों ओर कौन सा राज्य पाया जाता है और कौन कौन से जिले पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग कभी भी बात करते हैं तो उत्तर की ओर आपको कौन सा राज्य देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। जब भी बात होती है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य उपस्थित है तो वहाँ उत्तर प्रदेश आता है। अब चूंकि भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर ये सारे जिले जो हैं वो उत्तर की ओर हैं, है ना। तो इनके पास अगर कोई राज्य आपको देखने को मिलेगा या फिर हम बात करें भिंड जिले के पास कौन सा राज्य आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर की ओर उपस्थित है। अब हम बात करते हैं कि भिंड के चारों ओर आपको कौन से जिले देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोकेशन के आधार पे अगर देखेंगे तो ये वाला लोकेशन आपको याद रखना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये वाला लोकेशन आपको याद रखना है मुरैना जिला। यहाँ आपको मुरैना जिला देखने को मिल जाएगा। मुरैना जिला के जस्ट साइड से आपको देखने को मिलेगा या उसके थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा श्योपुर, है ना। तो श्योपुर आपका वहाँ आ जाएगा। श्योपुर के बाद आपका मुरैना आता है, मुरैना का बाद आपका जो भिंड आता है। और आपको ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र यहाँ आपको यहाँ से ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको ग्वालियर जिला। ठीक है, तो यहाँ आपको मुरैना जिला देखने को मिलेगा। मुरैना जिले के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर जिला और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दतिया जिला। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की बाउंड्री जो आपको देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिलेगी दतिया जिले की। तो यहाँ आपको दतिया जिला देखने को मिलेगा, यहाँ ग्वालियर देखने को मिलेगा, यहाँ मुरैना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो दक्षिण में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दतिया। और दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें तो आपको एक तो देखने को मिलेगा पहले ग्वालियर और साथ ही साथ अगर हम पश्चिम की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मुरैना। ये 3 जिले आपको याद रखना है। रही बात बाकी जो आपको यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ तक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मुरैना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री है ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगी हुई है। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगी हुई है। किसकी? भिंड जिले की। मैप थोड़ा सा किस तरीके से आएगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये लोकेशन चलता है, फिर दतिया आता है, दतिया के बाद हम देखेंगे तो गुना देखने को मिलता है, अशोकनगर देखने को मिलता है। इस तरीके का मैप होता है। जब आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो भिंड है और भिंड का जो पश्चिमी भाग है, भिंड जिले का जो पश्चिमी भाग है वहाँ कौन सा जिला, कौन सा राज्य आपको देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लोकेशन के आधार पर आपको ये 3 चीज याद रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको मुरैना याद रखना है, मुरैना के जस्ट नीचे आपको ग्वालियर याद रखना है और ग्वालियर के साइड से आपको याद रखना है दतिया, और यहाँ आपको जो राज्य याद रखना है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो हो गई आपके कि भिंड जिले के चारों ओर कौन कौन से जिले या फिर राज्य पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो 2 आपको राष्ट्रीय राजमार्ग भिंड जिले में देखने को मिलेगा। पहला है आपका नेशनल हाईवे 552। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 552 लोकेशन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर से होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कहाँ जा रहा है, मुरैना की ओर जा रहा है। लेकिन कहाँ से होते हुए जाता है, तो भिंड से होते हुए जाता है। तो ये देखिए ग्वालियर,
ग्वालियर के बाद आता है भिंड जिले में, और भिंड जिले से फिर कहाँ जाता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ आपको मुरैना जिला देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर का नेशनल हाईवे। तो जो सेकंड नेशनल हाईवे है इसका नाम है NH92, नेशनल हाईवे 92। NH92 की अगर हम बात करें तो लोकेशन के आधार पर ये भी ग्वालियर से आता है या ग्वालियर की ओर एंटर करता है। ग्वालियर के बाद फिर आता है आपका भिंड, और भिंड के बाद आपको उत्तर प्रदेश में जाता हुआ ये दिखाई देगा। तो आपको एक नेशनल हाईवे 92 भी इसमें याद रखना है और नेशनल हाईवे 552 भी याद रखना है। दो आपको नेशनल हाईवे इसके अंतर्गत, मतलब भिंड जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है। तो दो नेशनल हाईवे इसमें याद रखें। अब बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्ट हमारा आता है दहोदरा। दहोदरा क्षेत्रफल भी आप देख सकते हैं, मतलब क्षेत्र के आधार पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये है आपका दहोदरा, ये वाला क्षेत्र आपका दहोदरा कहलाता है, और यहाँ प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें है क्षेत्र का नाम याद रखना है। दहोदरा क्षेत्र की बात आएगी तो वो कहाँ से संबंध रखता है, तो वो संबंध रखता है भिंड जिले से। ठीक है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है। तो दहोदरा आपको प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर के हिसाब से याद रखना है। फिर उसके साथ आपको अटेर जरूर याद रखना है, क्योंकि अटेर का किला प्रसिद्ध है और क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। मतलब डीपली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किले से पूछा जाए, इमारतों से पूछा जाए, किलों से पूछा जाए, किसी भी चीज़ से अगर मान लो क्वेश्चन आते हैं इतिहास के आधार पर, जो इमारतें हैं इसके आधार पर प्रश्न बनता है, तो फिर किले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अटेर का किला एक प्रसिद्ध किला है, आपको जो क्षेत्र में देखने को मिलेगा, अटेर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो अटेर का किला याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रसिद्ध किला देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है मालनपुर। मालनपुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है मालनपुर, ये है आपका मालनपुर। मालनपुर वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें आप समझिए औद्योगिक विकास केंद्र देखने को मिलेगा। मालनपुर में आपको औद्योगिक विकास केंद्र देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको दूसरा सूखा बंदरगाह भी देखने को मिलेगा मालनपुर। मतलब जो मालनपुर है वो हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह है। क्या है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, मालनपुर। जैसे कि आपको पता है, अगर हम बात करें मौसम के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तो भिंड जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो भिंड जिले में जब सबसे कम वर्षा होती है तो यहाँ सूखे की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है ना। साथ ही साथ बात करें, यहाँ की जो हवा होती है, पवन जो होती है, वो भी गर्म होती है। ठंडी हवाएं कम चलती हैं क्योंकि वर्षा कम होती है, जिसके कारण जो वातावरण होता है वो भी कैसा होता है, वो गर्म होता है ना। वो नम नहीं होता है, वो गर्म होता है। इसलिए यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो भी कैसी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। जलवायु यहाँ की अगर हम बात करें तो वो कैसी है, गर्म जलवायु है। ठीक है, पूरा क्षेत्र गर्मीय है ना। साथ ही साथ यहाँ चंबल नदी के कारण जो बीहड़ बनता है, सूखे की स्थिति बनती है, मृदा अपरदन होता है, उसके कारण भी वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ मौसम को पहुँचने में भी जो है उत्तर की ओर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसके कारण जो मानसून आते हैं ना, तो उन मानसूनों को पहुंचने में भी थोड़ा उत्तर की ओर, मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर, मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जितने भी जिले उत्तर की ओर हैं वहाँ तक जलवायु या मौसम को पहुँचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तब तक वो मौसम परिवर्तित हो जाता है ना। उसकी आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, जिसके कारण भिंड, मुरैना, इन सारे क्षेत्र में वर्षा कम हो पाती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, जिसके कारण यहाँ की वायु भी आपको कैसी देखने को मिलेगी, गर्म वायु देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ सूखे की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है। सूखे की स्थिति बन जाती है, इसी कारण जो है आपको मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह भी यहीं पर देखने को मिलता है, मालनपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का दूसरा बंदरगाह मालनपुर आपको याद रखना है।
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र की भी स्थापना की गई है मालनपुर में। तो दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मालनपुर, पहला औद्योगिक विकास केंद्र और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश का दूसरा बंदरगाह मालनपुर। ठीक है। अब बात करते हैं गोहद। तो गोहद भी एक किले के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। मतलब एक आपको अटेर याद रखना है और एक आपको गोहद याद रखना है। अगर हम बात करें गोहद की तो ये भी आपको याद रखना है, या बात करें हम अटेर की ये भी आपको याद रखना है। गोहद इस रूप में आपको याद रखना है जैसे कि एक प्रसिद्ध किला है गोहद में और अटेर भी। तो किले के आधार पर जब प्रश्न बनता है तो ये क्षेत्र के नाम आपको पता होने चाहिए उस वक्त। तो गोहद याद रखना और अटेर याद रखना, ये दोनों ही जिले के रूप में किले के रूप में प्रसिद्ध हैं। रौन की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील जनसंख्या के आधार पर 2011 के आंकड़ों के आधार पे ही बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि देखिए नए आंकड़े आते हैं तो सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। जैसे कि नए ज़िले का गठन होता है तो नए ज़िले में भी छोटी छोटी आपको तहसील देखने को मिलती है। तो फिर जब छोटा नया एक ज़िला बनता है तो हो सकता है जो नया ज़िला बना है उसका क्षेत्रफल अन्य सारे ज़िलों से कम हो, अन्य सारे तहसीलों की तुलना में उसमें भी जो तहसील उपस्थित हैं वो भी छोटी छोटी हो, उनकी संख्या भी या उनकी जनसंख्या भी क्या हो, कम हो। तो वो सारी चीज़ें बाद में आती है जब जो हमारा 10 साल के अंतर्गत जो जनगणना होती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील आपको जनसंख्या के आधार पर देखने को मिलती है रौन। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है 2011 के आंकड़ों के आधार पर बनता है तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। तो याद रखना ये ज़्यादा जरूरी है कि किस आधार पर पूछा गया है, और 2011 के आंकड़ों के आधार पर है ये। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील जनसंख्या के आधार पर बात हो रही है, जो कौन सी है आपकी, रौन। क्या है आपकी, रौन। ठीक है। अब हम बात करते हैं भिंड नगर की। भिंड नगर जो पूरा आपको जो अब भिंड जिले के रूप में है, इसको हम किस रूप में इसका नाम भिंड पड़ा। जैसे हम भिंड जो है इसका जिला है, भिंड नगर है जो अब जिले के रूप में जाना जाता है। भिंड जिले को भिवंडक ऋषि की भूमि कहा जाता है, भिवंडक ऋषि की भूमि कहा जाता है, और भिवंडक ऋषि के आधार पे ही भिंड जिले का नाम भिंड हुआ। मतलब ये जो नगर रहा है इसका नाम क्या हो गया था, भिंड हो गया था। किसके नाम पर, भिवंडक ऋषि, ऋषि रहे हैं एक, उनका नाम था भिवंडक। तो भिवंडक ऋषि की ये जन्मभूमि रही है, प्रमुख भूमि रही है, जिसके कारण भिंड नगर का नाम या इस नगर का नाम भिंड पड़ा। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम भिंड जिले की बात करें तो भिंड जिले में आपको पवन ऊर्जाओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल वातावरण पाया जाता है। अब इस चीज का प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि भिंड जिले में पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक अनुकूल वातावरण पाया जाता है या सर्वाधिक अनुकूलता पाई जाती है, अनुकूलता पाई जाती है या अनुकूल वातावरण पाया जाता है। इसका मतलब ये है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि पवन ऊर्जाओं से हम क्या करते हैं, पवन ऊर्जा मतलब एक तरीके कि हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, पवन चक्कियों को चलाकर हम विद्युत बनाते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए ऊर्जा जो है पवनों की, पवन मतलब जितनी तेज हवा चलती है तो उतनी ज़्यादा पवन चक्की रोटेट होती है और उससे बिजली उत्पन्न होती है। अब हम बात करें कि जितनी ज़्यादा गर्म हवाएं होती हैं उतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न होती है। और आप देखेंगे तो यहाँ का जो मौसम है, जलवायु जो है यहाँ की, वो आपको मौसम कैसा देखने को मिलेगा, गर्म, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ की हवाएं कैसी होती हैं, गर्म, उनके अंतर्गत जो है एनर्जी ज़्यादा होती है। और पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गर्म हवाओं की ही आवश्यकता होती है, इसलिए पवन चक्कियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी भिंड जिले में। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप विद्युत उत्पन्न करना चाहते हैं पवन ऊर्जा से तो ये अनुकूल वातावरण भी भिंड जिला आपको देता है, आसपास का क्षेत्र भी आपको अनुकूल वातावरण देता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कम
लिंगानुपात भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो भी आपको भिंड जिले में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो भी आपको भिंड जिले में देखने को मिलता है। बात करें लिंगानुपात की तो 837 आपको जो है लिंगानुपात देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे कम लिंगानुपात भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको भिंड जिले में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका भिंड जिला हो जाएगा। 837 आपको जो है यहाँ पर लिंगानुपात देखने को मिलेगा, है ना। 837 या इतना ही आसपास है, वहाँ आपका कितना लिखा हुआ है, 829 लिखा हुआ है। मतलब 837 829 के लगभग आप इसमें से किसी एक को भी करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। 829 या 800 इसको 37 कर देते हैं, 837 के लगभग ही आपको क्या देखने को मिलेगा, लिंगानुपात देखने को मिलेगा, जो कि सबसे कम लिंगानुपात है आपका कहाँ का, वो मध्य प्रदेश के जिले का। इसको जो है भिंड जिले को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है ना। बागियों का गढ़ भी किसको कहा जाता है, वो भिंड जिले को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो चंबल का जो क्षेत्र है ना, वो कैसा है, नक्सली इलाका है। मतलब वहाँ पर आपको डकैत वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, डकैत, है ना। डकैत ज़्यादातर आपको डकैत कहाँ देखने को मिलेंगे, है ना, तो वो आपको देखने को मिलेंगे ये चंबल वाले क्षेत्र में। इसलिए जो हम कहते हैं इसे जो है बागियों का गढ़, क्या कहा जाता है, भिंड जिले को जो है बागियों का गढ़ कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका नाम हो जाएगा बागियों का गढ़, एक दूसरा नाम हो जाएगा भिंड नगर का या भिंड जिले का। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस समय आपको याद होना चाहिए बागियों का गढ़ किस जिले को जाना जाता है या किस जिले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भिंड जिले को, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला जिला अभी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ तक मानसून आते आते समाप्त हो जाता है, उसकी आर्द्रता भी समाप्त हो जाती है और उसका जो टाइम होता है, मानसून का टाइम होता है, वो मानसून का टाइम भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम बात करें मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला जिला भी आपको कौन सा जिला देखने को मिलता है, वो भिंड जिला देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति के लोग सबसे कम अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे, अनुसूचित जाति के लोग, है ना, अनुसूचित जाति के लोग सबसे कम अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो आपको भिंड जिले में देखने को मिलेंगे। मतलब भिंड जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर है, यहाँ पर ये बता चुका हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह जिसका नाम क्या है, मालनपुर, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भिंड जिले में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रमुख आकर्षक केंद्र, क्या क्या आपको और भिंड जिले में देखने को मिलता है, एक बार हम उस पर भी फोकस कर लेते हैं। अटेर का किला आपको देखने को मिलेगा, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। गोहद का किला आपको देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वेंकटर किला देखने को मिलेगा। वेंकटर किला ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, वेंकटर किला। तो वेंकटर किला आपको देखने को मिलेगा। बारानलो जैन मंदिर, बारानलो जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। जमधारा रेणुका माता मंदिर आपको देखने को मिलेगा। जमधारा रेणुका माता मंदिर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको भिंड जिले में देखने को मिलेगा। नरदेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो नरदेव मंदिर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको भिंड जिले में देखने को मिलेगा। प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल के अंतर्गत आता है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए चंबल नदी भी यहाँ पाई जाती है, सिंध नदी भी यहाँ पाई जाती है, कुंवारी नदी भी यहाँ पाई जाती है और पुहुज नदी भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये चार नदियाँ आपको याद रखना है, एक चंबल नदी याद रखना है, एक सिंध नदी याद रखना है, एक कुंवारी नदी याद रखना है और एक पुहुज नदी याद रखना है, ठीक है। खनिज रहित जिला है ये, कैसा जिला है, खनिज रहित। खनिज बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पाया जाता है ना। खनिज की अगर हम मात्रा की बात करें, खनिज की अगर हम प्रतिशत की बात करें, दोनों में ही यहाँ पर बहुत कम खनिज, ना के बराबर यहाँ से आपको खनिज की प्राप्ति होगी। तो खनिज के आधार पर थोड़ी सी कमी पाई जाती है, कौन से जिले में, भिंड जिले में, ठीक है। जनघनत्व आपको कितना देखने को मिलेगा, 382
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है भिंड जिला। तो भिंड जिले से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ऑलरेडी हैं। आपको सारी चीज़ को एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चलना है, एक एक चीज़। सबसे पहले आपको अटेर याद रखना है, गोहद याद रखना है, दोनों ही प्रसिद्ध किले हैं। मालनपुर याद रखना है, मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर याद रखना है, भिंड जिले में है। पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने के लिए अनुकूल वातावरण भी कहाँ पाया जाता है? भिंड जिले में पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, भिंड जिला हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे कम वर्षा, तो वो भी भिंड जिला हो जाएगा। वैसे तो सबसे अधिक वर्षा की बात होती है तो पंचमढ़ी ही आपको याद आना चाहिए, है ना, पंचवटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम लिंगानुपात वाला क्षेत्र। साथ ही साथ आपको एक तहसील भी याद रखना है, रौन। क्या याद रखना है? रौन मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है, और वो भी जनसंख्या के आधार पर, 2011 के आंकड़ों के आधार पर, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर। ठीक है, तो आपको इतने सारे फैक्ट जो हैं वो भिंड जिले से याद रखने हैं। तो आज का हमारा भिंड जिले का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।